नन्हे से तोता ने कहानी सुनाई हर्षवर्ती नाम के एक नगर की, जहाँ एक बनिया रहा करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था वासुदत्ता, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। बनिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। बनिया ने वासुदत्ता की शादी समुद्रदत्त नाम के एक लड़के के साथ कर दी। समुद्रदत्त सीधा साधा और सज्जन इंसान था। वो भी वासुदत्ता की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जब वो सड़क पर चलता था तो लड़कियां मुड़ मुड़ कर उसे देखा करती थी। वासुदत्ता और समुद्रदत्त की पहली रात अच्छी बीती, वैसे ही जैसी आजकल हर जोड़े की बीतती है, क्योंकि पहली रात में तो सब नया होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। समुद्रदत्त ने अपना सारा प्यार वासुदत्ता पर उड़ेल दिया, लेकिन वासुदत्ता को संतोष नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पति में कोई कमी है। वासुदत्ता वासना की भूखी थी। उसके लिए अपनी शारीरिक संतुष्टि मानसिक संतुष्टि से ज्यादा मायने रखती थी। समुद्रदत्त उसका खूब ख्याल रखता था, लेकिन वासुदत्ता को समुद्रदत्त से अपनी वासना की तृप्ति की चाह थी। तुम्हारी भाषा में कहूं तो वासना की मारी लड़की बेचारी, पर क्या कर सकते हैं, भगवान ने ये बला बनाई ही ऐसी है। एक बार जब वासुदत्ता का पति अपने घर गया, तब वासुदत्ता अपने पिता के घर में अकेली थी। उसने दूर से एक पुरुष को देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वो चंचल स्त्री कामाग्नि में जलने लगी। उसने एक छोटा सा पत्र लिखा और अपनी सहेली के जरिए वो पत्र उस लड़के तक पहुंचा दिया। उस चिट्ठी को पढ़ते ही वो लड़का वासुदत्ता से मिलने पहुंच गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी के प्यार में खो गई। दोनों के होंठ एक दूसरे से जा मिले। दोनों एक दूसरे के पूरे बदन को पागलों की तरह छूने लगे, कभी हथेली से तो कभी होंठों से। वासुदत्ता की सहेली खिड़की से सब कुछ देख रही थी। देखने के साथ साथ वो पहरेदारी भी कर रही थी। और सच कहूं, उसकी सहेली सोच रही थी कि काश वो लड़का आज उसका होता और वासुदत्ता की जगह वो होती तो कितना अच्छा होता। खैर, वासुदत्ता की सहेली की देखरेख में वासुदत्ता ने अपने प्रेमी के साथ कई रात बल्कि कई दिन भी बिताए, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन समुद्रगुप्त अपने घर से वापस अपने ससुराल लौट आया। बनिया और उसकी पत्नी ने अपने दामाद का सच्चे दिल से स्वागत सत्कार किया। रात में वासुदत्ता सज सवर कर अपने पति के कमरे में गई। समुद्रगुप्त बहुत दिन बाद अपनी पत्नी वासुदत्ता से मिला था, जिससे वो अथाह प्रेम करता था। उसने अपना पूरा प्यार अपनी पत्नी पर लुटा दिया। समुद्रगुप्त ने वो सब कुछ किया जो वासुदत्ता चाहती थी। एक ही बिस्तर पर 3 घंटे एक दूसरे के साथ बिताने के बावजूद भी वासुदत्ता को संतोष नहीं हुआ। अभी भी उसे अपने उसी प्रेम की याद सता रही थी। समुद्रगुप्त को नींद आ गई, लेकिन वासुदत्ता अपने ही बिस्तर पर किसी प्यासी नागिन की तरह करवटें बदल रही थी। उसी समय एक चोर वासुदत्ता की हवेली के अंदर आया। वासुदत्ता को जागता देख वो चुपचाप एक अंधेरे कोने में सिमट कर खड़ा हो गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी। उसकी सहेली ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसका प्रेमी भी उससे मिलना चाहता है। अपनी सहेली के जरिए वासुदत्ता ने मिलने की जगह भी तय कर ली थी। वो चुपचाप उठी और खूब सारे गहने पहनकर सज सवर कर अपने प्रेमी से मिलने महल से निकल पड़ी। ये देख चोर हैरान रह गया। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने वो यहाँ आया था, वो गहने तो वासुदत्ता पहनकर बाहर जा रही थी। चोर वासुदत्ता का पीछा करने लगा। चोर ने सोच लिया था कि वो रास्ते में ही वासुदत्ता के सारे गहने लूट लेगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वासुदत्ता फूल और मालाएं लेकर एक बगीचे में घुस गई, जहां उसका वही प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। वासुदत्ता ने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसका वो प्रेमी किसी बेताल या प्रेत की तरह पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें भयानक नजर आ रही थी, मुंह खुला हुआ था। चोर भी वासुदत्ता के पीछे पीछे उस बगीचे तक पहुंच चुका था। वो एक पेड़ की आड़ से छुपकर वासुदत्ता और उसे उल्टे लटके प्रेत को देख रहा था। हुआ यूं था कि जब वो लड़का चोरी छिपे बगीचे में गया, तब नगर रक्षकों ने उसे चोर समझकर मार डाला। फिर उसी बगीचे में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। उस वक्त वो लड़का वासुदेव से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वो काम अग्नि में, प्रेम की अग्नि में जल रहा था। उन दोनों ने तय कर रखा था कि आज वो उस खुले बगीचे में चांद की रोशनी के नीचे एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करेंगे जो हमेशा बंद कमरे में किया करते थे। पर उसके ख्वाबों पर पानी फिर गया और वो बेमौत मारा गया। हाय बेचारे प्रेमी, कहां चांद रात में मिलन के ख्वाब देखे थे, कहां मौत की राह चुननी पड़ी। खैर, कहानी की ओर जाए तो वासुदत्ता का वो प्रेमी मिनटों में बेताल में बदल गया। उसकी रूह तड़पने लगी और प्रेत की तरह उसके शरीर के आसपास मंडराने लगी। अपने प्रेमी को ऐसी हालत में देखकर वासुदत्ता रोने लगी। वासुदत्ता के इस प्रेमी ने उसको इतना ज्यादा शारीरिक सुख दे दिया था कि वासुदत्ता उससे दूर नहीं होना चाहती थी। वो पागल हो गई और उसने खींचकर प्रेत बने अपने प्रेमी के शरीर को पेड़ से नीचे उतारकर जमीन पर लेटा दिया। जो हार वासुदत्ता अपने साथ लेकर आई थी, उसने वो हार अपने प्रेमी के गर्दन पर डाल दी और उसके चेहरे को प्यार से छूने लगी, जबकि उसका प्रेमी उस वक्त अपनी खुली हुई बड़ी बड़ी आंखों में भयानक दिख रहा था। दर्द में डूबी वासुदत्ता अपने होश हवास खो बैठी। उसने अपने मरे हुए प्रेमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने में रखकर घूमने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वो अपने प्रेमी के मरे हुए शरीर से लिपट गई। और क्या तुम जानते हो, जैसे ही मैंने ये कहानी विक्रम को सुनाई, विक्रम के पैर भी कुछ पल के लिए कब्रिस्तान की उस रेतीली जमीन में रुक गए थे। विक्रम भी ऊपर से नीचे तक एक अजीब सी तरंग अपने अंदर महसूस कर रहा था। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा, हो रहा है ना? चलो आगे बताता हूँ।
तुम्हारी लैंग्वेज में कहूं तो वासुदत्ता ने अपने होंठ उस मरे हुए प्रेमी के होंठ पर रख दिए और वो उसके होंठों से बेतहाशा खेलने लगी। पर पागलपन आपकी जड़ खत्म कर देता है। वासुदत्ता को तो होश नहीं था, लेकिन वासुदत्ता के होठों का एहसास मिलते ही उस बेताल के अंदर जैसे जान आ गई। उसने कसकर वासुदत्ता को पकड़ लिया और अपनी लाल आंखों से उसे किसी दीवानों की तरह देखने लगा। वो बेताल भी वासुदत्ता की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। आज वो बेताल भी उस बगीचे में वासुदत्ता के साथ सब कुछ करना चाहता था, जो शायद उसकी रूह को सदियों से नसीब नहीं हुआ था। वासुदत्ता और बेताल दोनों पागल हो गए थे। आगे इस कहानी में क्या हुआ सुने बिना मत जाना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कमरे में तुम खुद को अकेले समझो और मैं दीवार पर छिपकली की तरह चिपका मिलूं। वैसे भी उस बेताल ने लड़की के साथ क्या गुल खिलाए सुनने की चाहत तो तुम्हारे अंदर भी जरूर होगी, है ना? तो बढ़ो आगे।